हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट इज इन न्यूज़ not because of any landmark judgment or any presidential reference, but because of suo motu cognizance it has took against NCERT। आप लोग को पता ही होगा कि जो टॉपिक चल रहा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस का जो अपडेटेड वर्जन है, उसमें जुडिशरी के चैप्टर में एक सेक्शन है करप्शन ऑफ जुडिशरी के बारे में। उसको लेके जुडिशरी ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया है एनसीईआरटी की उस बुक पे, साइटिंग की हमारी इंटेग्रिटी पे आँच आ रही है। सो एक क्वेश्चन है हम लोग को ये सोचना चाहिए कि ऐसा ब्लैंकेट बैन लगाने से वेदर जुडिशरी इज प्रोटेक्टिंग इट्स इंटेग्रिटी या इट इज प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम द क्रिटिसिज्म। तो अब ये न्यूज़ है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग जजेस हैं, कौन जजेस होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडिया का हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस है, और हम लोग का जो जुडिशरी है वो है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है? हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो यूएसए से अलग है, क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। वहाँ पे सेंटर में अलग जुडिशरी है और स्टेट्स में अलग जुडिशरी है, दोनों का कोई इंटीग्रेशन नहीं है। लेकिन इंडिया में इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट है, उसके नीचे आते हैं इंडिया के सारे हाई कोर्ट्स, और उसके नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अगर आपका केस सबऑर्डिनेट कोर्ट में गया और आपको उसका जजमेंट नहीं समझ में आया तो यू कैन गो टू हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट का नहीं समझ में आया तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। और सारे ही कोर्ट्स सेम जुडिशियल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, और इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस। तो इस वजह से कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, और सारे ही कोर्ट्स, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो उसका कोर्ट सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा, ऑल ओवर इंडिया बाइंडिंग होगा। और अगर हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो जिस टेरिटरी में वो हाई कोर्ट है उस टेरिटरी में उसके सारे जजमेंट्स बाइंडिंग होंगे। तो ये दिखाता है कि हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। इंडिपेंडेंट क्यों है? अगर हम जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस करता है तो वो या तो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ करता है या कोई स्टेट के खिलाफ करता है, मतलब स्टेट के खिलाफ करता है। स्टेट के डेफिनेशन के हिसाब से तीन पार्ट्स होते हैं स्टेट्स के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जब स्टेट्स के ही ये तीन पार्ट्स हैं तो क्या जुडिशरी स्टेट के खिलाफ वर्डिक्ट दे सकता है? इस वजह से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जो हमारे यहाँ कोर्ट्स हैं उनके पास इतनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि डिस्पाइट बीइंग द पार्ट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 उनको स्टेट के खिलाफ वर्डिक्ट देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस वजह से कहा जाता है कि जो जुडिशरी है हमारी वो फंक्शनली तो पार्ट है स्टेट का, लेकिन स्ट्रक्चरली इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यूएसए में ऐसा नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को गठन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उसी का सक्सेसर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसको 28 जनवरी 1950 में लाया गया, ठीक है। तो ये है हमारे, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेंटर और स्टेट दोनों लॉज को इन्फोर्स करता है। तो ये हमारा हिस्ट्री हो गई कि सुप्रीम कोर्ट कब आया, 28 जनवरी 1950, और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था उसकी जगह पे, उसको सक्सीड करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आर्टिकल्स एक बार देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल्स हैं बेयर एक्ट में, वो आर्टिकल 124 टू 147 होता है। जो जुडिशरी है वो आर्टिकल 124 से 147। आर्टिकल 124 में, क्योंकि ये आर्टिकल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि स्टेट के एग्जाम्स में जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स होते हैं या आपको मेंस के एग्जाम में कहीं कुछ कोट करना है,
सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो विद आर्टिकल्स आप अगर कोट करते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। ठीक, तो आर्टिकल 124 क्या बताता है? एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 125 में सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 126, 127 और 128 हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना, एड होक जजेस को अपॉइंट करना या रिटायर्ड जज को अपॉइंट करना। क्या क्या कंडीशंस में ये सारे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है, उनकी सैलरीज, उनके अलाउंसेस कौन डिसाइड करता है, ये सब अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आर्टिकल आता है 129 कि सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उसके बाद आर्टिकल 130 कि सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ होगी, जो कि अभी न्यू दिल्ली में है। आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये सारे आर्टिकल्स आपके सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बताता है। आर्टिकल 131 के अंदर आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, 132 के अंदर आता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, 133 एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ सिविल मैटर्स, और आर्टिकल 134 एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन अंडर क्रिमिनल मैटर्स। उसके बाद आर्टिकल 134A सर्टिफिकेट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, 137 जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और आर्टिकल 139 पार्लियामेंट, जो रिट्स का पावर उनको सुप्रीम कोर्ट का बढ़ा देती है, पार्लियामेंट बढ़ाता है। आर्टिकल 141 लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, मतलब जो भी लॉ, जो भी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट देता है वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है। और आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 143 लास्ट ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में था, जब तमिलनाडु गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में ये न्यूज थी, जब प्रेसिडेंट बाय यूजिंग आर्टिकल 143 had asked 14 questions to the Supreme Court। और आर्टिकल 145 रूल्स ऑफ कोर्ट, और इसी में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की भी बात की गई है। आर्टिकल 145 का सब क्लॉज 3, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात की गई है कि मिनिमम 5 जजेस से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है। तो अब हम लोग डिटेल में जाएंगे एक एक आर्टिकल के, और फिर देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। पहला आर्टिकल, आर्टिकल 124, काफी इलेबोरेट आर्टिकल्स, इसमें ज्यादातर सब जो इंपॉर्टेंट चीजें वो दी हुई हैं। आर्टिकल 124 क्या कहता है? एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया गया है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर हिज हैंड एंड सील। और जो प्रेसिडेंट, जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो रिजाइन किसको करते हैं? वो प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं। रिमूवल कैसे होता है उसका एक प्रोसीजर होता है, वो भी अभी न्यूज में था। एज ऑफ जज पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं, करता है। क्वालिफिकेशंस क्या है, ओथ क्या है, ये सारी चीजें हमारे आर्टिकल 124 में दी गई है। आर्टिकल 124C में क्या है? पार्लियामेंट है, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ CJI और अदर जजेस के बारे में दिया गया है। और 124 के सब क्लॉज 7 में बोला गया है कि जजेस आफ्टर रिटायरमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। सो दे आर बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन एनी अदर कोर्ट आफ्टर दे गॉट रिटायर्ड। तो इसमें जो सब क्लॉज है आर्टिकल 124 में कि जजेस शुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये जो मामला चल रहा था जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रेसिडेंट द्वारा, जब ये होता था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट हम जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जो जजेस हैं वो जुडिशरी बॉडी है। आर्टिकल 50 कहता है कि देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। जब प्रेसिडेंट, इसी के संदर्भ में 3 केसेस आए थे। कौन से? फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस। क्या होता था? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे होता है? प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक है। ये प्रोसीजर चल रहा था, लेकिन ये बोला गया कि ऐसा तो नहीं है कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो रहा हो प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में, मतलब एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस तो नहीं है जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में। तो एक केस आया फर्स्ट जजेस केस 1981 में। उसमें बोला गया जो ये कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे, वो सिर्फ एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, उनका कोई हाथ नहीं है उसके अपॉइंटमेंट में, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो भी कंसल्ट करेंगे वो सिर्फ एक कॉन्करेंस है, मतलब कॉन्करेंस नहीं है, मतलब एक ऐसी एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो रहा है कि हम अपनी राय रख रहे हैं आपके पास, ये बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर। ये था पहला जजेस केस, ठीक है, कि
जो आपका कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल्स टू कॉन्करेंस, कि आप जो कंसल्ट कर रहे हैं आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि आप जो हम बताएं वही अपॉइंट करें। ये हो गया। उसके बाद सेकंड केस आया, सेकंड जजेस केस, इसको एसपी गुप्ता, फर्स्ट जजेस केस को एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी बोलते हैं, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981। सेकंड जजेस केस में क्या हुआ था, इसको स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी कहते हैं, सेकंड जजेस केस को स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी कहते हैं। ये आया था 1993 में। उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जब प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, तो चीफ जस्टिस 2 सीनियर मोस्ट जजेस से सलाह लेके तब प्रेसिडेंट को अपनी राय देंगे कि हम इन जजेस को अपॉइंट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और वो बाइंडिंग होगी, मतलब जो वो कंसल्ट करेंगे वो कंफर्मेशन भी हो जाएगा कि हम जो बताएंगे वो आपको करना है, लेकिन 2 सीनियर मोस्ट जजेस की राय लेके। इसी से बर्थ हुआ कोलिजियम सिस्टम का, ठीक है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो जुडिशियल मैटर्स हैं दे आर प्राइमल अफेयर्स ऑफ जुडिशरी, मतलब ये हमारे घर का मामला है, हम जैसा बता रहे हैं वो आपको करना है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चलेगी किसी की, जो हम नाम आपको सजेस्ट करेंगे वो अपॉइंट होंगे जजेस, ठीक है। और कोलिजियम के सिस्टम से करेंगे तो एक थोड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी हो जाएगा कि हम अकेले कुछ नहीं बता रहे हैं, 2 जजेस की राय भी ली जा रही है अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद फिर विवाद हुआ इस पे, फिर आया थर्ड जजेस केस। ये एक्चुअल में कोई जज का केस नहीं था, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, जो कि के आर नारायणन उस समय प्रेसिडेंट थे। उन्होंने आर्टिकल 143 यूज करके सुप्रीम कोर्ट से सजेशन लिया था कि ये जो आपने कोलिजियम सिस्टम बनाया है ये काम कैसे करेगा, इसका क्या मतलब है। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, 2 जजेस नहीं, हम 4 जजेस को लेके हम आपको राय देंगे। सीजीआई प्लस 4 जजेस कुछ लिस्ट भेजेगी नामों की, जिसमें जजेस के नाम होंगे जिनको वो अपॉइंट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जज, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर काम करेंगे। लेकिन अगर उन 4 जजेस में से 2 जजेस ने वो कंसेंट नहीं दिया तो वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया कि हम जो है इसको एक एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस भी नहीं होने दे रहे हैं, और जो उसकी क्या कहते हैं जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो भी बची हुई है, कि हम जैसा चाह रहे हैं कोई इंटरफेरेंस नहीं, आर्टिकल 50 लागू हो रहा है। और अगर क्योंकि आर्टिकल 50 अगर लागू नहीं होता तो रूल ऑफ लॉ भी खत्म हो जाता, काम खत्म, ठीक। तो ये हो गया आपका जजेस ने बोला, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया। उसके बाद पार्लियामेंट को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा, ये तो इंडिपेंडेंस के चक्कर में कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कुछ फेवरेटिज्म, करप्शन होने लगे, नेपोटिज्म चलने लगे, कि जो अपने हो भी रहा था ऐसा कि प्रेसिडेंट को जो नाम जा रहे थे वो ज्यादातर ऐसे ही होते थे कि सुप्रीम कोर्ट में पता ही नहीं चल रहा है कि वो किसको किसको अपॉइंट कर रहे हैं। हो सकता है अपने ही फैमिली में किसी को अपॉइंट करके भेज दिया और प्रेसिडेंट के ऊपर फिर बाइंडिंग होता था। तो फोर्थ, तो उससे क्या हुआ, तो सुप्रीम पार्लियामेंट ने बोला कि अब जो पार्लियामेंट ने 2015 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और उससे आर्टिकल 124 में एक क्लॉज जोड़ा, 124 कैपिटल ए, और बोला कि अब जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो एक एनजेएसी कमिटी करेगी, और उस कमिटी में 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे और 50% नॉन जुडिशियल मेंबर्स होंगे, ठीक है। नॉन जुडिशियल मेंबर में एक लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर कंफर्म होगा, और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे जिनको इलेक्ट करने के लिए कमिटी बनेगी, और उस कमिटी में होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा और सीजेआई, ठीक है। अब वो 2 एमिनेंट कौन से हैं हमें नहीं पता, उनको इलेक्ट कौन कर रहा है, पीएम, लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सीजेआई। और जो 50% जुडिशरी वाले हैं उसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 ऐसे जजेस जो चीफ जस्टिस रिकमेंड करें। तो ये हो गई थी कमिटी। अब फिर इससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये हमारे इंडिपेंडेंस पे खतरा है, आप मेरे जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है ये हमारी फैमिली मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर ना करिए, आर्टिकल 50 का उल्लंघन मत करिए। आर्टिकल 50 कहता है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग रहना है। तो उन्होंने ये पूरा एनजेएसी कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कौन से केस में, फोर्थ जजेस केस 2015 में। और उन्होंने कहा था कि नहीं, वापस से हम कोलेजियम ला रहे हैं, ये वाला, जो डिसाइड करेगा कि अपॉइंटमेंट कैसे और कौन किसका होना है, ठीक है। तो ये सिस्टम था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो भी अपॉइंटमेंट है, ये 4 केसेस बताते हैं।
शुरुआत कहाँ से हुई थी कि जो कंसल्ट करेंगे वो कंफर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज है। सेकंड जजेस केस में ये बोला कि 2 सीनियर मोस्ट जज आपको सलाह देंगे सीजेआई को, फिर वो प्रेसिडेंट को बताएंगे। थर्ड जजेस केस में बोला 4 लोग होंगे, और फोर्थ जजेस केस में उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो बनाई गई थी सरकार ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 से, उसको खारिज करके वापस से कोलेजियम को ला दिया। तो ये हो गया सिस्टम। और एक और चीज हुई थी यहाँ पे, ये ऐसा हुआ भी क्यों, एक चीज और, फर्स्ट जजेस आया ही क्यों था केस 1981 में, क्यों आया था? 1973 में, अच्छा नहीं ठीक है, वो ठीक है, वो जो है उसका जजेस वाला सिस्टम अलग है, इतना हो गया, ये जजेस का केस हो गया, ठीक है। उसके बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसी में ही आएगा, केस भी आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जब अपॉइंटमेंट होता है तो वो कैसे अपॉइंटमेंट होता है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हम लोग को पता है। क्या हुआ था 1950 से 73 ये प्रैक्टिस चल रही थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। 1973 में क्या हुआ, ए एन रे को 3 जजेस, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे उससे सुपरसीड करवा के सीजेआई बना दिया। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उनका जो जिन्होंने वर्डिक्ट दिया था 1973 में, वो शायद ये तीनों जजेस थे उसमें, और उन्होंने सरकार के खिलाफ वर्डिक्ट दिया था। इस वजह से उन्होंने इन तीनों को सुपरसीड करवा के ए एन रे को सीजीआई बनवा दिया, जबकि ये गलत था, प्रैक्टिस से गलत था, ये सीनियर मोस्ट नहीं थे। उसके बाद फिर से 1977 में एमयू बेग सीजीआई बने, उन्होंने एक सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड करके बनाया गया इनको सीजीआई। तो ये जो प्रैक्टिस चल रही थी, इसी को खत्म करने के लिए सारे जजेस केस आए थे, उन्होंने बोला कि हम जो कॉलेजियम बताएगा वो जजेस बनेंगे, और उसी में से सीनियर मोस्ट जज आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। तो ये है सिस्टम जो चल रहा है जजेस के अपॉइंटमेंट का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 125। आर्टिकल 124 हम लोग ने देखा, उसके जो सब पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बीच बीच में आते रहेंगे कि उनका टेन्योर क्या होता है, रिमूवल कैसे होता है। आर्टिकल वाइज चलेंगे तो आर्टिकल 125 क्या बोलता है, हम लोगों ने अगर याद करना है कि इस आर्टिकल 125 में सैलरीज ऑफ जजेस बताया गया है, तो कैसे याद करेंगे? महीने की 25 तारीख जब आने लगती है तो हम लोग को अपनी सैलरी का याद आने लगता है कि हम लोग की सैलरी आने वाली है। तो 125 कंसिस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ जजेस। कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट बताती है कि किसको कितनी सैलरीज मिलेगी, और सेकंड शेड्यूल में सैलरीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 125। अब इसके बाद अगर हमें टेन्योर के बारे में पढ़ना है और रिमूवल के बारे में पढ़ना है, और इन दोनों की बात आर्टिकल 124 में दी गई है। टेन्योर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है कि यही टेन्योर होगा, लेकिन 3 प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। टेन्योर ऑफ जजेस आर्टिकल 124 में दिया है, उसके हिसाब से 65 इयर्स एज पे 65 ईयर जो एज होती है वहां तक उनका, हाँ मैक्सिमम 65 इयर्स तक उनकी जॉब है। वो रिजाइन किसको कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को कर सकते हैं, या तीसरा रिमूव किससे होते हैं? प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होते हैं। तो 3 केसेस में जजेस अपनी सीट छोड़ेंगे, एक तो रिटायर हो गए, 65 इयर्स एज अटेन कर ली, दूसरी उन्होंने रिजाइन कर दिया, या तीसरा उनको रिमूव कर दिया गया। आज तक की हिस्ट्री में अभी तक तो कोई जज रिमूव नहीं हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, इसको देख लेंगे एक बार। जो रिमूव होते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे, और वो पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन के लिए बहुत तगड़ी मेजोरिटी चाहिए होती है। तो पहली बात, रिमूवल होता किन ग्राउंड्स पे है? क्या होगा कि जब वो रिमूव होने के लिए इनिशिएट होगा उनका रिमूवल प्रोसेस, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, ये 2 ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल होता है। उसके बाद जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी आया था, 2023 या 2022 के पेपर में ये स्टेटमेंट में आया था कि ये जो एक्ट है वो रेगुलेट करता है जजेस के रिमूवल का प्रोसीजर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब रिमूवल करना होता है किसी जज का, इनिशिएट करना होता है, तो रिमूवल मोशन साइंड बाय, अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ तो वहां पे 100 मेंबर्स साइन करके, जब राज्यसभा में शुरू हुआ तो 50 लोगों का साइन, तो वहां पे जो एक रिमूवल मोशन साइन होके किसको दिया जाएगा? या तो स्पीकर को या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक। अब इस कंडीशन में स्पीकर या चेयरमैन के पास जब वो पहुंचता है
मोशन रिजोल्यूट जो साइन होके पहुंचता है, अब वो स्पीकर या चेयरमैन के ऊपर है कि वो उसको एडमिट करते हैं या रिफ्यूज करते हैं, उनका डिस्क्रिशन नहीं है। तो अगर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया तो वो मोशन वहीं खत्म हो गया, जजेस विल नॉट बी रिमूव्ड। और अगर उन्होंने एडमिट कर लिया तो स्पीकर और चेयरमैन जब एडमिट करने के बाद स्पीकर या चेयरमैन दोनों में से कोई एक कमिटी बनाएंगे और उस कमिटी में 3 मेंबर्स होंगे। कौन कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो सीजेआई रिकमेंड करे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक, तो इन 3 मेंबर्स की कमिटी बनेगी। तो 2 चीफ जस्टिस हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के, एक हाई कोर्ट के और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। कौन बनाता है? जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जिस हाउस में ये चल रहा होगा। अगर कमिटी ने पाया कि जज गिल्टी है, देन हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ मोशन। अब ये मामला हाउस में जाएगा, हर हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए रेजोल्यूशन। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी? थ्रू मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर 250 राज्यसभा में, 543 लोकसभा में, उसकी मेजोरिटी यानी कि हाफ प्लस 1 एंड जितने भी लोग प्रेजेंट है वो वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3। इस मेजोरिटी से अगर दोनों हाउस ने पास कर दिया तब क्या करेंगे? तब जो वो रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को कि आप उसी सेम सेशन में, जिस सेशन में ये सब हुआ उसी सेशन में पार्लियामेंट एड्रेस करेगा, जो एड्रेस है उसको प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट ऑर्डर पास कर देंगे कि जज आप रिमूव होते हैं। तो ये है प्रोसीजर जज के रिमूवल का। अभी 1-2 जजेस हैं, मद्रास के जज हैं, इलाहाबाद वाले जज हैं, उन सब के अगेंस्ट ये लाने की बात चल रही थी अभी तक, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ठीक है, तो बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट रिमूवल होगा ओनली आफ्टर ऑर्डर ऑफ रिमूवल, ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन। सेम सेशन इंपॉर्टेंट है, उसी सेशन में उनको देना पड़ेगा प्रेसिडेंट और साइन कर दिया तो जज स्टैंड्स रिमूव्ड। तो ये हो गया। तो सेशन बढ़ेगा फिर, बंद नहीं, जब तक ये प्रोसीडिंग खत्म नहीं होगी तब तक सेशन चलेगा। ठीक, गुड क्वेश्चन। ठीक, और पहले जो ऐसे जज जिनके खिलाफ ये रिमूवल प्रोसेस आया था वो थे वी रामास्वामी, लेकिन वो रिमूव नहीं हुए थे। तो आज तक की हिस्ट्री में अभी तक कोई भी जज रिमूव नहीं हुआ इस प्रोसीजर से। अगर शुरू होती भी है तो या तो जज खुद ही अपने आप को वो कर लेते हैं, रिजाइन कर देते हैं। आर्टिकल 125 उन्होंने पढ़ा सैलरी। आर्टिकल 126 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब है जब चीफ जस्टिस का ऑफिस 3 रीजन से खाली होता है। पहला, या तो वो वेकेंट है, दूसरा या तो वो एब्सेंट है, और तीसरा वो किसी रीजन से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो कौन एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा? इट ड्यूटीज विल बी परफॉर्म्ड बाय अदर जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उसको अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। और वही जब तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस नहीं आ जाता, वापस नहीं आ जाते या दोबारा इलेक्शन मतलब दोबारा अपॉइंट नहीं हो जाते, तब तक वो एज एक्टिंग चीफ जस्टिस काम करेंगे। आर्टिकल 126 था ये। उसके बाद आर्टिकल 127 टॉक्स अबाउट एड हॉक जजेस। एड हॉक जजेस क्या होते हैं? जब किसी कोई सुप्रीम कोर्ट में कोरम नहीं है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जो चाहिए किसी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए वो नहीं है, तब एड हॉक जजेस की जरूरत पड़ती है। उनको अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट्स हाई कोर्ट जज। ठीक है, हाई कोर्ट जज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ही तो कमी है, तो हम लोग को कहाँ से मिलेंगे जजेस? हाई कोर्ट जज, जो कि सुप्रीम कोर्ट जज के लिए क्वालिफाई होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। जिस हाई कोर्ट से हमें जज बुलाने हैं उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए, तब जाके हम एड हॉक जजेस को अपॉइंट कर पाएंगे। तो कौन कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हम कंसेंट लेंगे, प्लस प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए। ठीक है, तो ये 3 लोग चाहिए हमें एड हॉक जज को अपॉइंट करने के लिए। ठीक, एड हॉक जज जो होंगे उनकी यही कंडीशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाई होंगे, और ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिटिंग्स जो होती हैं, अगर हाई कोर्ट के जज एड हॉक जज बन के आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनकी खुद की जो हाई कोर्ट की ड्यूटीज अगर होंगी
उसके ऊपर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग्स को, और जो भी जुरिस्डिक्शन पावर्स प्रिविलेजेस ये सारी उनको सुप्रीम कोर्ट जज की बराबर दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 क्या बात करता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में बात करता है। अगर काम में कुछ ऐसे जरूरत पड़ गई कि हमें रिटायर्ड जज की जरूरत पड़ गई, कोई ऐसा केस चल रहा है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट the retired judge of Supreme Court या High Court to act as a Supreme Court judge only with the previous consent of President of India and also the person who has to be appointed as a retired judge. तो चीफ जस्टिस इंडिया रिक्वेस्ट करेंगे किससे, रिटायर्ड जज से, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो उनसे, और कंसेंट लेंगे प्रेसिडेंट से। इन दो लोगों की कंसेंट चाहिए, जिसको अपॉइंट करना है उसकी और जिस प्रेसिडेंट की, इन दोनों को अपॉइंट करके इन दोनों की कंसेंट लेके रिटायर्ड जज अपॉइंट हो जाएंगे। प्रेसिडेंट इसकी अलाउंसेस डिसाइड करेगा। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है कि हम, एक तो हमें पता है कि रिटायर्ड जज आर बार्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग एनी प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बार्ड होते हैं, वो नौकरी के बाद तो उनको करनी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा कंडीशंस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस में प्रेसिडेंट अलाउंस इनकी तय करेंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी अलाउंसेस कौन तय करता है, पार्लियामेंट करता है, ठीक। इसमें प्रेसिडेंट करेंगे। ऑल ज्यूरिसडिक्शन पावर्स प्रिविलेजेस सारी सुप्रीम कोर्ट के बराबर उनको दी जाएंगी, लेकिन उनको कहा नहीं जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज माना नहीं जाएगा उनको, ठीक। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 128। फिर आर्टिकल 129 टॉक्स अबाउट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दो रीजन से बोला जाता है। पहला क्या, कि उनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास दो पावर्स होती हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिया है, प्रोसीडिंग एक्ट्स जो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, वो हमारे लिए परपेचुअल मेमोरी या एविडेंशियरी वैल्यू रखते हैं। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो उसके लिए हमें दोबारा से केस लड़ने की जरूरत नहीं है, उसको हम मान लेंगे कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, हम उसको एज इट इज हम दूसरे केसेस में भी लागू कर सकते हैं। तो एक हो गया ये कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के ये मतलब है। दूसरा ये, अगर कुछ कंटेम्प्ट होता है सुप्रीम कोर्ट का तो वो पनिश कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। तो सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स कोर्ट है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट, ट्रिब्यूनल या सबऑर्डिनेट कोर्ट, किसी भी इन सब के अगर कुछ कंटेम्प्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट पनिश करने के लिए मतलब वो उसके पास पावर्स है, ठीक। उसके बाद हम लोग को जैसे पता है कि अभी इस समय न्यूज में आ रहा है कि एनसीईआरटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, शो कॉज नोटिस भेजी है ऑफिशियल्स को कि आप बताइए, हमको रीजन बताइए कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट क्यों नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आया कैसे, तो 1961 में एक स्पेशल कमिटी बैठाई थी पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने, एच.एन. सान्याल के चेयरमैनशिप में, और उसकी रिपोर्ट आई 1963 में। उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के बेसिस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का गठन किया गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है वो दो मैटर्स पे दिया करा जाता है, या तो सिविल में या सिविल कंटेम्प्ट। दो टाइप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब होगा, जब कोई ऐसा मैटर आपने पब्लिश कर दिया इफ और वो या तो स्कैंडलाइज कर देगा, स्कैंडलाइज कर रहा है कोर्ट्स के अथॉरिटी को, ड्यू प्रोसेस ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर कर रहा है, या तीसरा इट इंटरफेयर्स विद जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये होगा सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब लागू होगा जब विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, ऑर्डर, रिट या अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट। तो ये दो टाइप्स होते हैं हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। एक चीज और, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, अगर उसके अंदर आपको सजा होती है तो कितनी होती है, सिंपल जेल अप टू 6 मंथ्स या फाइन का 2000 रुपए का फाइन, या दोनों। एक टाइम पीरियड सेट होता है, मतलब जिस डेट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ उसके 1 साल के अंदर ही आपको इसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देना पड़ेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ 1 जनवरी 2025 को, और आप 2 जनवरी 2026 को अगर इसको प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। तो 1 साल का टाइम पीरियड होता है। और न्याय पंचायत और विलेज कोर्ट में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971
लागू नहीं होता है। तो आज हम लोग ने ये पढ़ा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की क्या पावर्स हैं और इसकी क्या-क्या शर्तें हैं। क्योंकि ये न्यूज़ में है इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है, ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक? आर्टिकल 130, ठीक है? आर्टिकल 129 क्या था? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 130 क्या होता है? सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिल्ली बताया है कि दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन सीजेआई को यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑथराइज करता है कि आप अप्रूवल प्रेसिडेंट से लेके आप डिसाइड कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सीट अदर देन दिल्ली कहाँ पे होगी विद इन इंडिया, ठीक? तो आर्टिकल 130 इट टॉक्स अबाउट सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक? उसके बाद है आर्टिकल 131, जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131 में। देखिए जो ये सुप्रीम कोर्ट होता है, एक तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है। इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी और सुपरवाइजरी पावर्स होती हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला था इंडिया का सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज्यादा, मतलब किसी दुनिया में कोई भी सुप्रीम कोर्ट है उससे सबसे ज्यादा पावर्स किसके पास है? इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पास। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो 3 मैटर्स में लागू होता है। हम जैसे जो इंडिविजुअल लोग हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, ठीक है? तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ-कहाँ पे होता है सुप्रीम कोर्ट का, कहाँ-कहाँ पे है? पहला सेंटर, अगर 2 पार्टीज में एक है सेंटर और दूसरी ओर है एक या एक से ज्यादा स्टेट्स। दूसरे केस में एक साइड है सेंटर और स्टेट और दूसरे साइड में है एक या एक से ज्यादा स्टेट्स, और तीसरे में 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के बीच में अगर कुछ केस होता है, वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब डायरेक्टली आप बिना किसी अपील के सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हैं। ये केसेस ऐसे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के ही पास है, हाई कोर्ट ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केसेस में नहीं रखता, ठीक है? कंडीशंस क्या होती हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के, कि जो डिस्प्यूट होती है इट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑन विच एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट्स डिपेंड, और प्राइवेट सिटीजन के अगर प्राइवेट सिटीजन का कोई केस है अगेंस्ट सेंटर या स्टेट, वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक? पहला सूट अगर कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में फाइल किया गया था, तो वो किसने किया था? सेंटर वर्सेस वेस्ट बंगाल में, ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कोल बेयरिंग एरियाज एक्ट 1957 पास्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है? तो ये किसी एग्जाम, अगर यूपीएससी का एग्जाम है तो ये अगर जुरिस्डिक्शन के कोई क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, तो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि पहला जो केस हुआ था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वो 1957 में हुआ था, वेस्ट बंगाल वर्सेस सेंटर के बीच में हुआ था, ठीक है? ठीक है, उसके बाद क्या है? एपेलेट जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 131 था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। 132 क्या है? एपेलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब बाय द वे ऑफ बाय अपील हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये जो जनरली क्या होता है एपेलेट जुरिस्डिक्शन, अगर किसी हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो उसके अगेंस्ट हम अपील करके कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। कौन कौन से केसेस होते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के? पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया। इफ हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि जो भी मैटर है इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। दूसरा सिविल मैटर अंडर आर्टिकल 133, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे, ठीक? अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस कोई केस है या क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में ये अपील से जाएगा केस। और तीसरा क्रिमिनल मैटर्स में। क्रिमिनल मैटर्स में कब जाता है एपेलेट अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास? जब हाई कोर्ट ने किसी ऐसे कोई एक्विट हो गया था किसी केस में, ठीक? उस एक्विटल जो ऑर्डर ऑफ एक्विटल था
उसको कैंसिल करके, उसको रिवर्स करके उसको डेथ सेंटेंस दे दिया हो, मतलब कोई बाइज्जत बरी हो गया लेकिन उसका ऑर्डर रिवर्स किया हाई कोर्ट ने और उसको डेथ सेंटेंस दे दी, तो उस केस में वो इंसान अपील लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, हाई कोर्ट से। हाँ, हाई कोर्ट से। हाँ, तो हाई कोर्ट ने ही दिया, अपना ही रिवर्स कर दिया, अपना ही जो जजमेंट है वो रिवर्स करके हाई कोर्ट रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एक्यूज्ड एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। ठीक, कोर्ट में पैसे मतलब जजमेंट देने के बाद रिवर्स कर दिया। दूसरा, हाई कोर्ट हैज टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। सबऑर्डिनेट कोर्ट से उन्होंने हाई कोर्ट ने केस लिया और उसको डेथ सेंटेंस दे दिया। तीसरा, अगर हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि केस जो है फिट है अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास, इसको आर्टिकल 134A में हम लोग देखते हैं, तो इन 3 कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाएगी। ये जो 2 केसेस हैं, अगर डेथ सेंटेंस वाले दोनों, उसमें आपको कोई हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आप हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देगा कि आप हमें अपील करने के लिए भेजिए। इसमें आप डायरेक्टली जा सकते हैं एज अ मैटर ऑफ माई राइट, मेरा राइट है, मैं जाऊंगा। इसमें तीसरे में तो खुद ही हाई कोर्ट सर्टिफाई कर रहा है। तो ये हो गए आपका क्रिमिनल मैटर, सिविल मैटर्स और हाई कोर्ट। उसके बाद स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 में होता है। ये क्यों पास होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा मैटर आ गया कि इंडिविजुअल के ऊपर बात आ गई हो, तब वो स्पेशल लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और वो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। फॉर जजमेंट्स पास्ड बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल, और इसमें वो जजमेंट्स जाते हैं जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल और कोर्ट मार्शल के ना होके बाकी किसी के भी, कोई भी कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल के होंगे। ठीक है, ये जो पावर होती है वो डिस्क्रिशनरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, वो कोर्ट वो केस लेगा चाहे ना ले, उसके ऊपर है। यहाँ पे ये नहीं है कि हाई कोर्ट कोई सर्टिफाई करके भेज रहा है कि हम आपको भेज रहे हैं, आप वहां जाइए। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है, वो चाहेगा तो लेगा वरना नहीं लेगा। दूसरा, कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट, किसी भी जजमेंट में ग्रांट की जा सकती है, चाहे वो चल रही हो चाहे वो फाइनल हो चुकी हो। तीसरी, मैटर्स कौन कौन से होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर, एडवोकेट्स, जितने भी हो ये सब इसमें अलाउड होते हैं। और कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट, ये जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, तो आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। ठीक, आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स बाय सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जब हमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कोई काम पे रिव्यू करना होता है तो जुडिशियल रिव्यू करता है, वो आर्टिकल 13 में दिया हुआ है। एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ है, इम्प्लिसिटली दिया है, मतलब वर्ड नहीं लिखा है जुडिशियल रिव्यू, लेकिन वहाँ बोला गया है कि अगर कोई ऐसा लेजिस्लेटिव लॉ या जो एग्जीक्यूटिव काम कर रही है वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और उसी अपने खुद के जजमेंट का रिव्यू करना है तो वो दिया है आर्टिकल 137 में। रिव्यू पिटिशन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, अब वो पार्टी, वो अग्रीव्ड पार्टी कहेगी कि हम इससे हम सहमत नहीं है, अब इसका रिव्यू करिए। तो जज फिर से रिव्यू करेंगे अपने ही जजमेंट का कि हमने इस केस में ये जजमेंट दिया था, हम दोबारा देखेंगे। तो रिव्यू पिटिशन आपको फाइल कितने दिन में कर देना है? जब जजमेंट आया उसके 30 दिन के अंदर आप उसको फाइल करिए, और सेम ही जिसने जजमेंट दिया है उसी सेम बेंच को ये रिव्यू पिटिशन जाएगा, कोई और जज बेंच नहीं करेगी। उसके बाद 3 ग्राउंड्स पे ये अलाउड है कि आप किन 3 केसेस में हमारे ही जजमेंट को हमें रिव्यू करने के लिए देंगे। या तो कोई नया कोई एविडेंस मिल गया हो जो अभी तक नहीं था, कोई मिस्टेक या एरर हो गई हो सुप्रीम कोर्ट से ही, या कोई और कोई सफिशिएंट रीजन हो। इन 3 केसेस में हम अपील कर सकते हैं, रिव्यू पिटिशन कर सकते हैं। ठीक, अब अगर रिव्यू पिटिशन कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में क्या है? या तो वो डिसमिस कर देंगे रिव्यू पिटिशन की हम नहीं रिव्यू करेंगे, या हम जो है उसको देखेंगे, फिर हम जो ऑपोजिट पार्टी है मतलब जिसने फाइल किया उसके अलावा वाली पार्टी को वो डायरेक्ट करेंगे। अगर उन्होंने डिसमिस कर दिया रिव्यू पिटिशन, ये क्वेश्चन आ चुका है, अगर उन्होंने रिव्यू पिटिशन डिसमिस कर दिया और उसके बाद भी, देखिए 3 स्टेजेस होती हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया और आप उस वर्डिक्ट से खुश नहीं है तो आप उसके लिए रिव्यू पिटिशन डालेंगे। ठीक, रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हो गई, खारिज हो गई, तब क्या करेंगे आप? तब फिर आप क्यूरेटिव पिटिशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी है आपकी और उसके बाद आपने फिर से क्यूरेटिव पिटिशन डाली तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, वो फिर भी उसको कंसीडर करेगा।
कि हमने जब रिव्यू पिटिशन ही आपकी एक्सेप्ट नहीं करी तो अब क्यूरेटिव पिटिशन हम क्यों करेंगे, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट को वो कंसीडर करनी पड़ेगी, इट विल स्टिल कंसीडर क्यूरेटिव पिटिशन ऑन ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड्स पे करेगा? वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स, क्योर ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में वो क्यूरेटिव पिटिशन कंसीडर करेगा। इट विल टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ कोर्ट प्रोसेस और बायस ऑफ, अगर किसी जज ही बायसनेस की वजह से, जज की बायसनेस की वजह से कुछ गलती हुई होगी, अब वो नहीं देगा जब ऐसा होता नहीं है क्योंकि कोर्ट्स में बहुत बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद कोई जजमेंट आता है, और अगर एक तो वो लेते ही नहीं है, सबसे पहली बात तो क्यूरेटिव पिटिशन जल्दी जाता नहीं है। हो सकता है वो वहाँ पे भी अगर ये ग्राउंड्स मैच नहीं कर रहे होंगे तो वो भी खैर वो मना कर देगा कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, अगर ये चारों चीज़ें नहीं होंगी तो। ठीक? और डेथ सेंटेंस हुआ अगर, तो सबसे आखिरी कौन बचता है जानने वाले के लिए? अगर डेथ सेंटेंस दे दिया, एकदम सारे सब कुछ आपने करके देख लिया और कुछ नहीं बचा, तब भी प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के अंडर में ही कैन पार्डन ना, पार्डन, रेमिट, कम्यूट, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट कर सकते हैं। नहीं, ये भी वैसे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे करते हैं, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक, आर्टिकल 139, देखिए हम लोग को ये जानना है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, कि रिट जारी करता है अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होती हैं, तो लोगों के पास दो रास्ते होते हैं। अगर सपोज अगर मेरी कोई फंडामेंटल राइट वो हो गई, जैसे सपोज उसने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि हम सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं, नहीं चलाएगा कोई, तो हमारी फंडामेंटल राइट चली गई। ठीक, उसके बाद सोशल मीडिया आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, तो सोशल मीडिया उसी का पार्ट हो गया। तो हम कहाँ जाएं? सोशल मीडिया हमारी बैन हो गई, हमें इसके खिलाफ केस दर्ज करना है। हमारे दो ऑप्शंस हैं, या तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली, जब इस तरह के केसेस में जब हमारी फंडामेंटल राइट की बात आती है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या हम हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स हैं रिट जुरिस्डिक्शन की, वो इससे आती हैं कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके हमारी फंडामेंटल राइट्स सिक्योर कर सकता है। वहीं पे हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंडर में थोड़ी और ज्यादा राइट्स हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खाली फंडामेंटल हमारी खतरे में तो काम करेगा, उस फंडामेंटल राइट के अलावा कोई अगर राइट हमारी वो खतरे में है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के पास पावर्स है, हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं जहाँ पे फंडामेंटल राइट या कोई लीगल राइट अगर हमारी खतरे में है तो हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में दिया है कि फंडामेंटल राइट्स अगर ब्रीच होंगी तो आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा उसको किसी मैटर में रिट जारी करनी है तो उसकी पावर उसको कहाँ से मिलती है? उसको पार्लियामेंट देता है पावर अंडर आर्टिकल 139। ठीक है, तो अगर क्योंकि एग्जाम में अब आजकल यूपीएससी और स्टेट बीसीएस में ये हो गया कि डायरेक्टली बेयर एक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके सब क्लॉजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग को इतना डिटेल में तैयार करके जाना है कि कोई भी क्वेश्चन हो तो छूटे नहीं। तो अगर ये पूछा जाए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की हमें जुरिस्डिक्शन बढ़ानी है, ये रिट जुरिस्डिक्शन के अंडर में रिट्स जारी करने की अगर पावर बढ़ानी है, तो वो काम किसका है? पार्लियामेंट करता है, पार्लियामेंट बढ़ाता है। ये आर्टिकल 139 में दिया हुआ है। आर्टिकल 141, लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ठीक, जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देगा वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। इट इज द एपेक्स कोर्ट, इट इज द कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाईएस्ट होगा। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ वर्डिक्ट वो कर दिया ना, जैसे अगर उस पर कोई अब किसी को वो आपत्ति नहीं है तो वो लागू हो जाएगा सारे कोर्ट्स पे, वो चीज है। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, एक ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं ना कि हु इज द कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी वजह से उसको कंप्लीट जस्टिस देने का ये बहुत ही असीम पावर होती है। अगर कोई राइट ऐसी है जो ब्रीच हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि नहीं अभी भी इसमें कुछ गुंजाइश रह गई है, तो सुप्रीम कोर्ट
एक अपना एक लिमिट क्रॉस करके भी कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए काम करेगा। आर्टिकल 142 ये बहुत ही बड़ी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है? क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो फंडामेंटल राइट्स आप तभी प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास है आर्टिकल 32 जो खुद एक फंडामेंटल राइट है। इसी राइट को यूज करके, क्योंकि इसी के अंडर है रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, इसी को यूज करके आप अपनी फंडामेंटल राइट्स बचा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है कि कंप्लीट जस्टिस हो, तभी हमारी फंडामेंटल राइट्स बची रहेंगी और रूल ऑफ लॉ बचा रहेगा। तो ये है आपका आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 143 क्या कहता है, ये भी एक न्यूज में था हम लोग के नवंबर दिसंबर में, जब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, 14 क्वेश्चंस पूछे थे कि हमें उस बात में इसमें सलाह चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो जब पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, 2 मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। वो 2 मैटर्स कौन से हैं? पहले, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो लॉ से रिलेटेड हो, फैक्ट से रिलेटेड हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास यस और नो वाला रहता है कि भैया हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं सलाह आपको, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट मे टेंडर और रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन टू प्रेसिडेंट। इसमें बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए। दूसरा मैटर है, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से पहले की कोई अगर ट्रीटी है, कोई अग्रीमेंट है और वो चीज जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं थी, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रेसिडेंट उससे सलाह मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तब सुप्रीम कोर्ट को इट मस्ट टेंडर एडवाइस। तो 2 चीजें हो गई, 2 मैटर्स पे हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है? एक कोई लॉ या फैक्ट से रिलेटेड कोई बात हो या कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी वगैरह से बात हो, तब एक मैटर में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, दूसरे में उनको देनी ही देनी है। दोनों केसेस पे प्रेसिडेंट को जो एडवाइस मिल रही है वो बाइंडिंग नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक में बाध्य है, एक में नहीं है, पर प्रेसिडेंट दोनों में बाध्य नहीं है। उनके पास एडवाइस देने का मतलब एडवाइस बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है? तो ये हो गया आपका आर्टिकल 140 देने के लिए बाध्य हैं। अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, अग्रीमेंट है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड हो गई है, उसको लिए वो एडवाइस देंगे, ठीक है? ये यूपीएससी में बहुत थोड़ा क्योंकि डिटेल में पूछा जाता है ना, थोड़ा डीप पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट बाध्य हैं कि नहीं है, ये पूछ सकते हैं कि जो भी रिसेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया था उनसे सुप्रीम कोर्ट से, तो वो मना भी कर सकते थे, नहीं भी मना कर सकते थे, ठीक है? तो वो न्यूज़ में था, वो हम लोग अभी करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। और अभी तक इस आर्टिकल को यूज़ करके 15 बार रेफरेंस लिए जा चुके हैं प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से 15 बार इस आर्टिकल को यूज करके राय मांगी है। और जब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेकंड जजेस केस था, जो थर्ड जजेस केस था, वो एक्चुअल में केस नहीं था, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ही था जो आर वेंकट रमन जी ने यूज करके सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी, ठीक? उसके बाद एक सेकंड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ये कल लिखा होगा हमने, फिर कल लिखा होगा, फिर अब इसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है? बाकी हम लोग के वो हो चुके हैं जहाँ तक आर्टिकल्स। आर्टिकल 139 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया। आर्टिकल 145 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हुई है, ठीक है? ये हो गए। और एक और चीज हो गई, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होती है, ये भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस होती है वो किन पॉइंट से इंश्योर होती है? ये सारे पॉइंट्स एकदम कोर पॉइंट्स हैं, इसी को आप मेंस में लिख के आ जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये मतलब ये नहीं छूटने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस इस समय भी न्यूज में चल रही है एनसीईआरटी वाला केस की वजह से, तो किन किन कारणों से सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है?
पहले तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की कोलिजियम सिस्टम है, उसमें इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है। दूसरा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक, उनको हटाने का जो प्रोसीजर है बहुत ही दिखाते ही कितना पेचीदा है कि अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज अभी तक रिमूव नहीं हुए हैं, और ग्राउंड्स भी हैं उनके कि उनको कोई जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो प्लेजर पे नहीं है प्रेसिडेंट के, ग्राउंड्स हैं कि इस बेसिस पे उनको हटाया जाएगा। सर्विस कंडीशंस फिक्स हैं, मतलब उनकी जो सर्विस कंडीशंस है उनके टेन्योर में उनको डिमिनिश नहीं किया जा सकता। जो उनके सैलरी है वो एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, मतलब उन पे डिस्कशन तो हो सकता है पर वोटिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ जजेस कांट बी डिस्कस्ड, ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस आर्टिकल में दिया है कि कंडक्ट ऑफ जजेस कांट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट इफ जुरिस्डिक्शन और इट्स जो भी सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन देगा उसको कर्टेल नहीं किया जाएगा, इट हैज अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन ऑल कोर्ट्स, ठीक। उसके बाद बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, कि इम्पार्शियल रहें जजेस, किसी के फेवर में फेवर या फियर के वजह से कोई वर्डिक्ट ना दे, जब पता है कि हमें प्रैक्टिस के बाद रिटायर होना है और हम मतलब रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं करनी है तो वो इम्पार्शियल होकर जजमेंट्स देते हैं, और इसी की वजह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी इंश्योर होती है। और पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ये पावर है जिसकी वजह से वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने के लिए पावर उनके पास रहती है। और फ्रीडम टू अपॉइंटेड स्टाफ, जुडिशरी में जितना भी अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक। तो इन सब चीजों से हमारा आर्टिकल 50 भी इंश्योर होता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव भी हो गया, रूल ऑफ लॉ भी इंश्योर हो गया, और हमारा एक ट्रस्ट बना हुआ है जुडिशरी पे, इट इज द थर्ड पिलर ऑफ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी। उसके बाद एक चीज और है, अदर पावर्स क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट के जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी, उसके अलावा डिस्प्यूट्स, अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और इसकी ओरिजिनल एक्सक्लूसिव और फाइनल अथॉरिटी होती है इस मैटर में। Inquires into the conduct and behavior of chairman and members of UPSC, state PCS, Joint Service Public Service Commission on reference made by president, ये important है। प्रेसिडेंट जब रेफर करते हैं किसी भी चेयरमैन या मेंबर के कंडक्ट या बिहेवियर के बारे में तब सुप्रीम कोर्ट उस पर इंक्वायरी बैठाता है। ऑथराइज टू विथड्रॉ केसेस पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट्स एंड डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ, ये हमारा सर्शियोररी ऑफ प्रोहिबिशन, ये जो रिट्स होते हैं इसको यूज करके सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस हाई कोर्ट से अगर वहां पे पेंडिंग है तो प्रोहिबिशन रिट जुरिस्डिक्शन का यूज करके वो वहां से केस मंगा लेगा अपने पास और उसको फिर डिस्पोज करेगा, या किसी में कोर्ट में अगर हाई कोर्ट में वर्डिक्ट दे दिया गया है तो वो भी केस सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, ये भी सुप्रीम कोर्ट की पावर है, और जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। तो ये है सुप्रीम कोर्ट। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।